बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीखा तंज किया है। उन्होंने कहा है कि जनता कह रही है कि एक कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। उन्होंने लेबल कुछ और लगाया, माल कुछ और है, न खाता न बही, परिवार जो कह दे वही सही। पीएम ने यह तंज किया है। फैमिली फर्स्ट नेशन नथिंग इनकी प्रेरणा है। 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी ही इनका प्रोडक्ट है और ये लोग देश के लोकतंत्र को अपना बंधक बनाना चाहते हैं। ये पीएम का तंज है जो महाजुटान हो रहा है बेंगलुरु में। बिल्कुल, तो देखिए भ्रष्टाचार को लेकर इनमें बड़ी आत्मीयता है और प्रेम है। ये शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहे गए। अभी कुछ मिनट पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तंज कसा और ये सब बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई। दरअसल विपक्ष की जो बैठक हो रही है उसको लेकर फैमिली फर्स्ट नेशन नथिंग, इस आधार पर वो काम कर रहे हैं, ये कहा। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर परिवारवाद का भी आरोप लगाया। 20 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाले ये लोग बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता से आपस में मिल रहे हैं। साथियों, भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग। तो परिवारवाद का आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया और साथ ही साथ भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। कहा कि लोग घोटालेबाजों को सम्मान दे रहे हैं, जेल जाने वाले लोगों को खास सम्मान दिया जाता है। ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है? पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। इसलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। तो पीएम मोदी को आपने सुना, वो परिवारवाद को लेकर लगातार तंज कसते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि घोटालेबाजों को सम्मान दे रहे हैं ये लोग और जेल जाने वाले लोगों को खास सम्मान दिया जाता है। बेईमान सम्मेलन, पीएम मोदी ने कहा। इस बैठक की एक और खास बात है, अगर कोई करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है। अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर स्पेशल इनवाइटी बुलाकर बुलाया जाता है। अगर कोई किसी समाज का अपमान करता है, अदालत से सजा पाता है तो उसकी बड़ी आवाभगत होती है। अगर कोई अदालत से करोड़ों के घोटाले में दोषी पाया गया है तो इस बैठक में शामिल होने की उसकी क्वालिफिकेशन और बढ़ जाती है। बल्कि ये लोग तो उससे मार्गदर्शन मांगते हैं। तो देखिए, बिना नाम का जिक्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सब बातें कही। टीएमसी पर भी तीखा निशाना साधा। बंगाल की चुनावी हिंसा का खास तौर पर उन्होंने जिक्र किया। कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हुए।
वहां सरेआम हिंसा हुई, इस पर भी इन सबकी बोलती बंद है। कांग्रेस के, लेफ्ट के अपने कार्यकर्ता वहां खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं ने अपने स्वार्थ में अपने कार्यकर्ताओं को भी मरने के लिए छोड़ दिया है। तो पीएम मोदी ने अलग अलग मुद्दों को लेकर किस तरीके से विपक्ष को घेरा, उनकी पूरी बात आपने सुनी। एक तरफ देखिए बेंगलुरु में तमाम दल इकट्ठा हो रहे हैं, अलग अलग दलों के बड़े नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। मंथन चल रहा है कि 2024 को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ना है। विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन आप देख लीजिए, चेहरे जो आपको हर एक एंगल में दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। हर एक चेहरा बहुत खास, अलग अलग दलों के टॉप लीडर्स हैं। शरद पवार आपको दिखाई दे रहे हैं, स्वागत में पोस्टर वहां पर लगाए गए। सोनिया राहुल भी आपको वहां पर दिखाई दे रहे हैं। सोनिया गांधी पहुंची हैं, हालांकि इससे पहले पटना में जो बैठक हुई थी तो वहां पर सोनिया गांधी नहीं पहुंची थी, राहुल गांधी वहां पर थे। यहां पर सोनिया गांधी भी पहुंची हुई हैं और मंथन लगातार चल रहा है। और मंथन इस बात को लेकर कि 2024 में किस तरीके से बीजेपी को अब बेदखल करना है सत्ता से। तो देखिए आपने तमाम तस्वीरें, अब इसी खबर पर बातचीत करेंगे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैनेंद्र कुमार बेंगलुरु से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आशीष कुमार सिंह भी बेंगलुरु से सीधा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीरज पांडे दिल्ली से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मनोज्ञा लोहीवाल इस वक्त कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले आशीष, आप ही का रुख करते हुए, क्योंकि पटना के बाद बेंगलुरु में अब यह बैठक, और इस बैठक के क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि 26 दल विपक्ष की बैठक में शामिल है, लेकिन विपक्ष का कितना जोश आपको हाई नजर आ रहा है ये दूसरी मीटिंग में? देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि जब विपक्ष का कुनबा बढ़ गया है और नंबर ऑफ पार्टीज जो पार्टिसिपेट कर रही हैं वो 15 से बढ़कर के पटना में 15 करीबन पार्टीज थी, और इस दफा 26 पार्टीज हैं जिसमें छोटी स्टेट्स की रीजनल पार्टीज को भी शामिल किया गया है। तो निश्चित तौर पर ऑपोजिशन कैंप अपबीट जरूर है। वो ये दावे कल से जरूर ठोक रहे हैं कि 2024 में हम मोदी सरकार को हटाने में कामयाब होंगे। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर इनमें से कितने दल 2024 तक इंटैक्ट रह जाते हैं। कई बड़े स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे के खिलाफ पारंपरिक तौर पर लड़ते रहे हैं। इन डिफरेंसेस को कैसे चॉकआउट करते हैं, बड़ा अहम होगा ये देखना कि आखिर सीट शेयरिंग कैसे होगी। पहले हमने ये सुना था कि बहुत ज्यादा ये चर्चा थी कि तकरीबन 400 से 450 सीटों पर क्यों ना साझा उम्मीदवार दिया जाए, एक ही उम्मीदवार हो जिसका सब समर्थन करे। ये कतई मुमकिन नहीं है। अब तो हमारे पास एजेंडा भी है जिसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि स्टेट टू स्टेट स्पेसिफिक अलायंसेस किए जाएंगे। तो ये एक जो जटिलता थी, जो समस्या थी, उसको इस तरह से नेविगेट करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है कि क्यों ना ऐसा हो जैसे 2004 में एक्सपेरिमेंट किया गया था। अलग अलग स्टेट्स में एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, लेकिन वापस यूपीए लेफ्ट मिलकर के सरकार बनाई थी। तो कई एक ऐसे डिफरेंसेस हैं जिनको आयरन आउट करना है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि विपक्ष ऐसा क्लेम जरूर कर रहा है कि वो सभी एक साथ है और मिलकर साझा कार्यक्रम बनाएंगे। कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? पटना से बेंगलुरु आते आते दल तो मिल रहे हैं, लेकिन दिल मिल रहे हैं या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल हो जाता है। जैनेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए। जैनेंद्र, अभी थोड़ी देर पहले पीएम मोदी को हमने सुना और अलग अलग मसलों को लेकर उन्होंने कई वार भी किए, कई तंज कसे विपक्ष पर, और जो महाजुटान वहां पर हो रहा है उसको पीएम मोदी ने कहा कि ये बेईमान सम्मेलन वहां पर हो रहा है। अब इसके बाद पीएम के तंज के बाद कोई हलचल वहां पर आप देख पा रहे हैं, कोई रिएक्शन इस पर आ रहे हैं? जैनेंद्र, नहीं, देखिए बैठक का दूसरा दिन है और बैठक जो है वो अब से कुछ देर में ही शुरू होने वाली है। तो फिलहाल प्रधानमंत्री की बात पर संभवतः बैठक में चर्चा हो, लेकिन इस पर अभी तक कांग्रेस की तरफ से खासतौर पर बेंगलुरु में जो विपक्षी नेता तमाम इकट्ठे हुए हैं उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री की टिप्पणियों पर जो है वो रिएक्ट किया है और कुल मिलाकर के कांग्रेस ये कह रही है कि प्रधानमंत्री विपक्षी एकजुटता से घबरा गए हैं और इसी वजह से इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। और देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने हमला बोला विपक्षी एकजुटता पर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कल निशाना साधा था सत्ताधारी पार्टी और सत्ताधारी गठबंधन पर और कहा था कि वर्तमान में जो नफरत और लूट की सियासत है उसको हटाना चाहती है कांग्रेस और जो विपक्षी पार्टियां हैं, और एक समावेशी विकास और न्याय के माहौल को देश में लाना चाहती है।
तो ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो अब से लेकर लोकसभा चुनाव तक चलने वाला है। देखना यही है कि जनता को किसकी बातों पर ज्यादा भरोसा होता है। गठबंधन अगर विपक्षी खेमे का हो रहा है तो गठबंधन सत्ता खेमे का भी हो रहा है। अर्थमेटिक में दोनों जो है वो एक दूसरे को टक्कर देते नजर आ रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला जो है वो जनता करती है। देखना ही होगा कि जनता को किसकी बातों पर जनता फैसला करेगी, लेकिन जिस तरीके से जनता के सामने पोर्ट्रे किया जा रहा है, मेरा सवाल नीरज आपसे रहेगा, क्योंकि एक तरफ तो विपक्ष कह रहा है कि हमारे पास तो 26 दल हैं जो विपक्ष की बैठक में शामिल होंगे, लेकिन दूसरी तरफ अगर दिल्ली की बात करें तो एनडीए की मीटिंग, और एनडीए कह रहा है कि तुम्हारे पास 26 दल है तो हमारे पास तो 38 दलों का सहयोग है, 38 दल एनडीए में शामिल हो गए हैं। अब ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण के बाद दिल्ली पर आपको कितना असर नजर आता है नीरज? नीरज, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, आपका माइक बंद है। नीरज, अपना माइक ऑन कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। ठीक है नीरज, लौट रहे हैं आपके पास। बोलिए नीरज, बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है, पता नहीं। जी, मैं ये कह रहा था कि एनडीए और विपक्ष के दलों की संख्या पे ना जाकर एक बेसिक मुद्दे पर जाना जरूरी है, जो एनडीए बार बार इस बात के लिए कह रहा है। एनडीए में एक ऐसा नेता है नरेंद्र मोदी, जो सबको मालूम है कि नरेंद्र मोदी ही इस पूरे एनडीए गठबंधन के नेतृत्व करेंगे, यही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और इन्हीं के अगुवाई में अगला चुनाव होगा। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो घटक दल हैं, कहीं ना कहीं वो घटक दल हैं जहां उनके राज्यों में उनके साथ गठबंधन में हैं, उनके और उनके वोटों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं। अगर उसके अलग विपक्ष की आप बात करें तो विपक्ष में जो दल हैं वो कहीं ना कहीं अब राज्यों में एक दूसरे से लड़ते नजर आ रहे हैं। जैसे अगर आप बात करें तो चाहे बंगाल ले लें। बिल्कुल ठीक है नीरज। अब देखिए, एलजेपी रामविलास पासवान से चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, अभी वो एनडीए में शामिल भी हुए हैं, एनडीए का हिस्सा बने, सुनते हैं उनको क्या कुछ कह रहे हैं। तो कम से कम स्वीकार्य नहीं है, और ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में एनडीए गठबंधन मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में 40 की 40 सीटें मैं बिहार से मैं बोल सकता हूं, बाकी राज्यों में भी यकीनन बेहतर प्रदर्शन रहेगा, बट बिहार से 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। और 2025 में बिहार में एनडीए की सरकार, और ये वो एनडीए की सरकार नहीं जो चुनी तो जाती है एनडीए के साथ पर चलाई जाती है महागठबंधन के साथ, एक ऐसी एनडीए की सरकार जो माइनस नीतीश कुमार जी के होगी और एक स्थिर सरकार 2025 में बिहार को मिलेगी। इसी के साथ ये औपचारिक घोषणा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अब एनडीए का मजबूत हिस्सा है, ये आज आप लोगों के समक्ष मैं करता हूं। अब अगर आप लोगों को कोई सवाल है। बेंगलुरु में महागठबंधन की महा बैठक चल रही है, महामंथन वहां पर हो रहा है। 26 दलों के टॉप लीडर वहां पर पहुंचे हुए हैं और इन दलों पर किस तरह से पीएम मोदी ने तंज कसा के, आइए आपको सुनवाते हैं। इनकी दुकान पर 2 चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं, और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है लेकिन मुझे याद आ रहा है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है? पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। और देखिए
बंगाल में जो हिंसा हुई उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल में जब हिंसा हुई तब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी पीटा जा रहा था। क्या इसको लेकर कोई सवाल पूछेगा? मेरे साथ मनोज्ञा इस वक्त कोलकाता से जुड़ी हुई हैं। मनोज्ञा से सवाल करते हैं। मनोज्ञा, सवाल यही कि क्या राहुल गांधी ने अपने स्वार्थ के लिए छोड़ दिया अपने कार्यकर्ताओं को मार खाने के लिए? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यही शब्द कहे गए हैं कि वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता लाठी खा रहे थे। इस पर कौन सवाल पूछेगा? देखिए, ये बात सही है कि तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस और वाम मोर्चा सबके कार्यकर्ताओं की मौत हुई है पूरी पंचायत में या पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के दौरान भी। अब दूसरा सवाल यह है कि कांग्रेस लगातार, खासतौर से बंगाल के नेता जैसे सुमन चौधरी या फिर अधीर रंजन चौधरी बार बार आवाज उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मार खाई है उसके साथ तो कम से कम इंसाफ हो। खासतौर से वो लोग जिन्होंने कई दशकों से कांग्रेस का साथ उनके सबसे खराब समय पर भी नहीं छोड़ा है। तो क्या कांग्रेस उन्हें भूल रही है या फिर कांग्रेस 2024 की लोकसभा की सीटों के मद्देनजर इस तरह की बात को आगे बढ़ा रही है? दिलचस्प बात यह है कि जंगीपुर से अधीर रंजन चौधरी आते हैं और अगर बंगाल में ये फैसला हो जाता है कि टीएमसी और कांग्रेस एक साथ लड़ेंगे तो क्या जंगीपुर की सीट भी अधीर रंजन चौधरी को मिलेगी, जो कि इस समय विपक्ष के नेता हैं केंद्र में और कांग्रेस के सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं लोकसभा में? अब दूसरा सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी ने खुलेआम लगातार पुरजोर अपनी बात को बार बार एक ही बात पे रखा है कि देखते हैं कौन बंगाल में कांग्रेस के अलायंस को रोकता है। तो अब देखने वाली बात होगी किसमें कितना है दम। बिल्कुल, ये दम कौन ज्यादा दिखा पा रहा है और ये दम क्या चुनाव तक रहेगा, इस पर ही लगातार हमारी नजर भी है। पंचायत चुनाव में जिस तरीके से हिंसा और उसके बाद जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप किए गए एक दूसरे पर और उसके बाद आकर के बेंगलुरु में साथ बैठे हैं, बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। बेंगलुरु में आज विपक्ष की बैठक से पहले नीतीश कुमार के विरोध में पोस्टर जो लगे वो चर्चा में रखे। इसमें बिहार में निर्माणाधीन पुल के गिरने को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर तीखे तंज किए गए थे। इसमें उन्हें अस्थिर पीएम उम्मीदवार बताया गया है और बाद में इस पोस्टर को पुलिस ने वहां से हटा दिया। ये पोस्टर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर वहां पर लगाए गए जिसमें नीतीश कुमार को अस्थिर पीएम बताया गया और कई जगहों पर जो पुल हादसा हुआ उसको लेकर भी पोस्टर लगाए गए और विपक्ष की तरफ से लगाए गए पोस्टर में नीतीश कम दिखाई दे रहे हैं। अब इसी पर आपको हमारे साथी आशीष ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, बेंगलुरु ही वो मौजूद है, आपको हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं, हर एक अपडेट दे रहे हैं, उन्हीं की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भले ही नीतीश कुमार को निशाना बनाया गया और उन्हें एक तरह से प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट की तरह से पेश किया गया उन पोस्टर्स में, लेकिन बेंगलोर की सड़कों पर मिसेस गांधी का ये पोस्टर, दूसरी तरफ नजर आएगा मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष का पोस्टर। मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा, यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि दूसरे नेताओं के भी बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं। और बड़ी दिलचस्प चीज है जो मैंने एक और चीज नोट की है, आप 5 से 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर बेंगलोर की सड़कों पे चलिए, आपको तमाम दूसरे नेताओं के पोस्टर्स तो एक नहीं हजारों देखने को मिलेंगे। शरद पवार साहब का पोस्टर, इस तरह से सिद्धरामैया का पोस्टर, आगे जाएंगे हम तो कॉमरेड सीताराम येचुरी के पोस्टर्स और दिखाने की कोशिश करता हूं। लेकिन नीतीश कुमार का पोस्टर बड़ा रेयर है। ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर ऐसा क्यों। ये अखिलेश यादव का पोस्टर, ऐसे ही मैं फिर से दोहरा दूं कि बड़ा दिलचस्प है, आखिर कौन है जो नीतीश कुमार को निशाना बना रहा है, क्योंकि उन पोस्टर्स पे ये नहीं लिखा था कि आखिर उन पोस्टरों को किसने रखा जिसमें उनको निशाना बनाया गया, जिसको बाद में हटा लिया गया। बड़ी गौर करने वाली बात है कि हर एक नेता के तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर अगर आप अपनी गाड़ी से ट्रैवल करेंगे तो सबके कई पोस्टर्स नजर आ जाएंगे, नीतीश कुमार का एक नहीं आएगा। अभी नीतीश कुमार के खिलाफ जो पोस्टर्स लगाए गए थे उसके बारे में आपको बताने के लिए मैं नीतीश कुमार के एक पोस्टर को ढूंढ रहा था पूरे बेंगलोर सड़क पर। बहुत मुश्किल से करीबन 10 किलोमीटर कार चलने के बाद यहाँ पर नीतीश कुमार का वो पोस्टर नजर आया। तो जो आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तो निश्चित तौर पर उन्हीं से हम बात करते हैं। आशीष, अभी आप ही की एक रिपोर्ट हमने दिखाई अपने दर्शकों को। जब पटना में बैठक होती है तो हम देखते हैं कि नीतीश कुमार के बड़े बड़े पोस्टर्स, और ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार ने वो बैठक बुलाई और जो तवज्जो नीतीश कुमार को उस वक्त पर मिली, क्या आज आपको बेंगलुरु की सड़कों पर देखकर वो लग रहा है कि वही तवज्जो इस बैठक में भी नीतीश कुमार को मिली है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है और इसीलिए ये रिपोर्ट भी फाइल की मैंने, क्योंकि ये बड़ा स्ट्राइकिंग था देखना कि एयरपोर्ट से लेकर के ताज वेस्ट एंड जो कि वेन्यू है जहां पर विपक्ष की बैठक हो रही है, देखिए वेन्यू के बाहर उन्होंने एक बड़े एक कटआउट्स लगाए हैं जिसमें तमाम लीडर्स की तस्वीरें हैं, उसमें नीतीश कुमार की तस्वीर है। लेकिन अगर आप बेंगलोर की सड़कों पर घूमेंगी, जो मैंने खुद कार लेकर के घूम के देखा, 7, 8, 10 किलोमीटर आप चलेंगे तो कहीं एक नीतीश कुमार का पोस्टर दिखेगा। और इस दरमियान
बाकी जितने नेता हैं उनके कई कटआउट्स दिखेंगे। शरद पवार हो, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, ओमर अब्दुल्ला हो, लालू यादव हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, जितने नेता, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, आप 5-7 किलोमीटर जाइए तो कहीं एक कोने में एक पोस्टर नजर आ रहा है। इसलिए मुझे इसने ध्यान आकर्षित किया कि आखिर ऐसा क्यों, कहीं कोई इंटरनल सैबोटेज तो नहीं? यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, उसकी विपरीत तस्वीरें दिखाई दे रही है। जैनेंद्र, देखिए पोस्टर एक तो नीतीश कुमार के लगे नहीं है, अगर लगे हैं तो या तो अस्थिर पीएम उम्मीदवार उनको बताया गया है, या फिर पुल हादसा जो बिहार में हुआ उसको लेकर भी पोस्टर लगाए गए हैं समर्थन में, या फिर जितने और नेताओं के पोस्टर है, विपक्षी टॉप लीडर के जो वहां पर पहुंचे हुए उनके पोस्टर हैं, उसके कंपैरेटिवली बहुत कम पोस्टर लगे हुए नीतीश कुमार के। बिल्कुल आशीष जी ने विस्तार से दिखाया है कि किस तरीके से कई किलोमीटर तक कदम कदम पर विपक्षी नेताओं की तस्वीरें और पोस्टर्स लगे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की तस्वीरें जो हैं वो ना के बराबर हैं। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये भी है कि मीटिंग के अंदर, मीटिंग हॉल में नीतीश कुमार को जो जगह दी गई है वो प्रमुखता से दी गई है। बिल्कुल मल्लिकार्जुन, अभी जो ताजा तस्वीरें आई हैं उसमें भी मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार के बीच में नीतीश कुमार बैठे हैं, तो तस्वीरों में क्यों बाहर नहीं जगह दी गई? जाहिर सी बात है, सवाल खड़े करता है। और जो नीतीश कुमार को टारगेट करते हुए जो पोस्टर लगाए गए, देखिए उसको इसके साथ कंपेयर करना ठीक नहीं होगा। जो टारगेट करने वाले पोस्टर है वो किसने लगाए वो स्पष्ट नहीं है, और वो निश्चित तौर पर उनके राजनीतिक विरोधियों ने लगाए हैं, तो वो एक अलग बात है, वो निशाना साधने की कोशिश है। लेकिन नीतीश कुमार जिन्हें की इस पूरे जो विपक्षी गठबंधन है उसका अगुवा बताया गया था कुछ वक्त पहले तक, नीतीश कुमार ने तमाम विपक्षी नेताओं से अलग अलग प्रदेशों में जाकर के मुलाकात की थी और इस गठबंधन की जरूरत पर बल दिया। जैनेंद्र, बड़ी जानकारी मिल रही है, शिमला के ननखड़ी इलाके में सड़क धंसने से कार खाई में गिर गई है। हादसे में 3 लोगों की जान जाने की खबर है और तीनों ही ननखड़ी तहसील के रहने वाले थे। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, एनडीआरएफ और दमकल विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे, पुलिस के कर्मी मौके पर पहुंचे, शवों को खाई से बाहर निकाला। तो सड़क धंसने से खाई में कार गिरी, ये बड़ी जानकारी है शिमला से। और यहां पर कहा जा रहा है कि हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, तीनों ही ननखड़ी तहसील के निवासी थे। हादसे की जानकारी पुलिस को मिली और पुलिस, एनडीआरएफ साथ में दमकल विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे, शवों को खाई से बाहर निकाला गया। ननखड़ी पुलिस हादसे के कारणों की जांच पड़ताल में वहां पर जुटी हुई है। रामपुर के ननखड़ी में सड़क धंसी और इसके बाद यह हादसा यहां पर हुआ, जांच पड़ताल की जा रही है। तीनों ही शवों को बाहर निकाल लिया गया। मौके पर स्थानीय पुलिस वहां पर पहुंची, खबर एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची, दमकल विभाग के कर्मी वहां पर पहुंचे और तीनों ही शवों को खाई से बाहर निकाला गया। हिमाचल में लगातार आप जानते हैं बारिश का दौर और बारिश के बाद अलग अलग हिस्सों से हादसों की तमाम तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। शिमला से इसी बीच बड़ी खबर आपके सामने है। शिमला में यह हादसा हुआ, रामपुर के ननखड़ी में सड़क धंसी और इसके बाद हादसा ये हुआ कि 3 लोगों की जान यहां पर चली गई है। सड़क धंसने से कार खाई में गिरी और उसके बाद यह हादसा हुआ। तीनों के शवों को खाई से बाहर निकाल लिया गया, इनकी पहचान भी हो चुकी है। हादसे के तुरंत बाद ही पुलिस यहां पर पहुंचती है, तीनों के शवों को बाहर निकाला जाता है और तीनों को लेकर के जानकारी ये है कि ननखड़ी तहसील के ही तीनों रहने वाले हैं। यह हादसे की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, इस तरीके से यहां पर सड़क धंसने की वजह से हादसा हुआ। इस तरीके से सड़क धंसी और कार खाई में जाकर गिरी, 3 लोगों की जान चली गई। तो 3 जिंदगियां किस तरीके से खत्म हुई उसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से तस्वीरें, जहां अचानक से एक कार खाई में गिर गई और 3 लोगों की जान चली गई। सड़क धंस गई थी वहां से और अचानक से देखिए गाड़ी ये पूरी इस खाई के अंदर जा गिरती है और बहुत ज्यादा हाइट थी और 3 लोगों की जान इस हादसे में चली गई।